नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी क्लास में। और आज हम बात करने वाले हैं रेलवेज में मिलने वाले अलग अलग अग्रिम और गृह निर्माण अग्रिम। कई प्रकार के अग्रिम हैं और घर बनाने के लिए सबसे ज़्यादा बड़ी राशि घर बनाने के लिए मिलती है। तो रेलवे के अंदर अगर आप जॉब करते हैं तो आपको किस प्रकार का पैसा एडवांस में मिलेगा और क्या क्या सुविधाएं रेलवे आपको देता है, किस इंटरेस्ट रेट पे देता है, कितनी किस्तों में आपको वापस लौटाना पड़ेगा, ये सारी बातें हम इस लेक्चर में करने वाले हैं। अगर आपको एलडीसी जीडीसी एग्जाम देते हैं रेलवेज की, उसके लिए तो ये बेहद इंपॉर्टेंट है ही। बाकी जनरल नॉलेज के लिए भी हर रेलवे कर्मचारी को इस बात का पता होना चाहिए कि उसको क्या क्या सुविधाएं, इनमें से आधी सुविधाएं एम्प्लॉय यूज नहीं कर पाता। तो स्टार्ट करते हैं एकदम स्टार्टिंग से। सबसे पहला हेडिंग है हमारी स्कूटर या मोटरसाइकिल अग्रिम। तो अगर स्कूटर या मोटरसाइकिल अग्रिम की बात करें तो 30,000 रुपए मिलता है आपको, और 30,000 रुपए या फिर आपको कुल मिला के, और ये 4 माह का वेतन, इसमें थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा, 4 माह का वेतन, ठीक है। तो 4 माह का वेतन वसूली कितने किस्तों में होगी? 70 किस्तों में होगी। वसूली कितनी किस्तों में होगी? 70 किस्तों में। तो 30,000 रुपए आपको मिलेंगे अगर आपको मोटरसाइकिल या फिर स्कूटर लेना है तो। और ये आप पैसा 30,000 रुपए लेके फिर इसको मदद ले सकते हो। अगर आपको गाड़ी लेनी है तो मोटर कार अग्रिम, मोटर कार के लिए 1.80 लाख रुपए या फिर 11 महीने का वेतन, आपका जो भी वेतन है बेसिक, उसका 11 महीने का जोड़ लो आप। और वसूली है ये 200 किस्तों में की जाएगी। अब 200 किस्तें बना दी जाएगी, उसके लिए इंटरेस्ट भी है, सारी चीजें जुड़ के आ जाएगी इसके अंदर। तो स्कूटर या मोटरसाइकिल के लिए 30,000 रुपए मिलेंगे रेलवे कर्मचारी को। मोटर कार के लिए 1.80 लाख ये मिल जाएंगी। अगर पर्सनल कंप्यूटर खरीदना है आपको, देखो कंप्यूटर खरीदने तक की सुविधा रेलवे आपको दे रहा है, इससे बेहतरीन कोई चीज क्या होगी? मतलब आपको रेलवे कह रहा है कि आप तो कंप्यूटर खरीदिए, पैसा हम देते हैं, सैलरी से काट लेंगे। कितनी किस्तों में काटेंगे तो वो सारी बातें आगे बात कर लेंगे हम। तो टोटल 5 बार मिल सकता है पर्सनल कंप्यूटर अपनी सर्विस में, 5 बार टोटल। और ब्याज दर 11.50% लगेगी। 1 रुपया सैकड़ा होती है 12%, तो लगभग उसके आसपास लगेगी। तो और कई बार ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ब्रांच ऑफिसर जो जेएजी होता है वो अपनी ब्रांच के लिए कितने कंप्यूटर खरीद सकता है एक साल में? तो 5 खरीद सकता है। तो यहाँ 5 बार अपना आंसर आ गया। गृह निर्माण अग्रिम, घर बनाना है तो कितना पैसा मिलेगा? सभी रेल कर्मचारी जिनकी सेवा 6 साल हो गई है, ध्यान रखना, कहीं आप रेल की नौकरी ज्वाइन करो और दूसरे दिन ही कह दो लाओ जी घर बनाना है पैसा दे दो, तो ऐसा काम नहीं होगा। कम से कम कितने साल की नौकरी चाहिए? 6 साल। 6 साल की सर्विस जो बेसिक आपका है उसका 34 गुना। जैसे मान लो किसी आदमी का, एक्स आदमी का 40,000 बेसिक है, तो उसको 34 से मल्टीप्लाई कर दो। बोलो क्लियर? तो इतना पैसा आपको मिल जाएगा, या फिर आपको मैक्सिमम 25 लाख रुपए मिल जाएगा, तो 25 लाख रुपए तक। अब देखिए वसूली की जाएगी 180 किस्तें, तो मूल की जो आपको पैसा मिला है उस मूल की ली जाएंगी, और 60 किस्तों में आपसे ब्याज लिया जाएगा, और इस प्रकार से कितने रुपए की किस्त आएगी वो बन जाएगी आपकी। तो कुल मिला के 6 साल की सेवा। यहाँ इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको घर बनाने के लिए पैसा लेना है तो 6 साल की सर्विस होनी चाहिए। 6 साल की सर्विस नहीं है तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। घर के विस्तार के लिए, इसका मतलब अगर घर बना हुआ है और आप कह रहे हैं कि मैं तो और बनाऊंगा इसके अंदर, तो अगर घर के विस्तार के लिए लेना चाहते हैं तो 10 लाख रुपए मैक्सिमम ले सकते हैं। इसके लिए देखो गृह निर्माण के लिए जो ये रेट लगेगी ये 8.50 लगेगी, 8.5%, बहुत कम है, ये ध्यान रखना, मिलती नहीं है नॉर्मल रेट ये। तो ये ठीक ठाक रेट पे आपको घर बनाने के लिए रेल पैसा देती है, आपकी सैलरी से पैसा कट जाएगा, किसी और से लेना भी नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार से आपकी पूरी व्यवस्था की गई है। उसके बाद में विभिन्न कारणों से अग्रिम दे, ट्रांसफर, यात्रा, बीमारी, इनमें अग्रिम। अगर मान लो आपका ट्रांसफर के संबंध में आपके पास, अगर आप अग्रिम लेना चाहते हैं कि मेरा ट्रांसफर हो रहा है, पैसा नहीं है, तो ले सकते हैं। रेल हमारा परिवार है और हमारा परिवार ही हमारी मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा? तो कुल मिला के 1 माह का वेतन वसूली 3 किस्त में होगी आपकी। 3 किस्त यानी हर महीने की 1 किस्त आती है, तो 3 महीने में वसूली होगी। अगर आप बीमारी की बात कर रहे हैं, अगर आप बीमारी से जूझ रहे हैं, वैसे तो रेलवे हॉस्पिटल है लेकिन फिर भी अगर आपको पैसा चाहिए तो कैंसर के लिए 4 माह का वेतन दिया जा सकता है, वसूली 2 किस्तों में होगी। अगर कैंसर के पेशेंट है और आपने डॉक्यूमेंट पेश कर दिए तो ये सारी चीजें आपको अग्रिम दी जाएंगी। अब देखिए अनुशासन एवं अपील नियम। अनुशासन और अपील नियम 1968 में आए, 1 अक्टूबर 1968, और लागू किस पर नहीं होंगे ये नियम? तो ये लागू नहीं होंगे लेवल 17 या उससे ऊपर के लोग,
जीएम और उससे ऊपर रैंक के अधिकारी जो रेलवे बोर्ड के मेंबर है उन पर ये नियम लागू नहीं होते। आरपीएफ के सदस्यों पर नियम लागू, सर आरपीएफ पर क्यों नहीं होते? क्योंकि आरपीएफ के लिए अलग से एक्ट बना हुआ है 1981 में, तो 1981 का वो आरपीएफ एक्ट लगता है इनके ऊपर। और कैजुअल लेबर जो है, कैजुअल आकस्मिक श्रमिक कोई आ गया तो उस पर ये लागू नहीं होंगे, ये रेलवे कर्मचारी पर लागू होंगे। और रेलवे कर्मचारी में भी इस रैंक के अधिकारियों को छोड़कर, ये टॉप मोस्ट लेवल है, इनका बेसिक फिक्स होता है 2,25,000 प्लस डी, इनका बेसिक। रहने के लिए एचआरए की जगह इनको बंगले मिलते हैं, तो कुल मिला के ये इनकी सैलरी होती है। अब बात करते हैं आगे, नियुक्ति प्राधिकारी कौन होता है? सबसे पहले तो देखो डिसिप्लिन, कोई भी आदमी किसी भी विभाग को चलाने के लिए अनुशासन होना जरूरी है। तो अनुशासन डिसिप्लिन के लिए ये चीजें लाई गई है और ये 1968 में लाई गई, 1 अक्टूबर 1968। अब इसमें कौन तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होगा, कौन आपको डिसिप्लिन में लाने का काम कर सकता है और कौन आपको रिमूव डिसमिसल कौन कर सकता है। तो सबसे पहले ये प्राधिकारी तो जान लो कि नियुक्ति प्राधिकारी अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन होगा? जिसने कर्मचारी को नियुक्ति दी हो, जिसने नियुक्ति दी हो वह नियुक्ति अधिकारी होगा। और यहां अधिकार कर्मचारी को सेवा से हटाना, अनिवार्य रूप से सेवा मुक्त करना और बर्खास्त करना, ये सारी ये अधिकारी से अधिकारी के पास होंगे। पर जिसने आपको नौकरी पे रखा है वो निकाल भी सकता है, आपको कंपल्सरी रिटायरमेंट भी दे सकता है और आपको डिसमिस भी कर सकता है और रिमूव फ्रॉम सर्विस भी कर सकता है। डिसमिस और रिमूव फ्रॉम सर्विस में क्या फर्क है? डिसमिस में पेंशन नहीं मिलेगी, परिवार को सहानुभूति पेंशन मिल सकती है, आपको नहीं मिलेगी। रिमूव में 1/3 पेंशन मिल जाएगी और कंपल्सरी रिटायरमेंट में तो पेंशन मिलती है। अनुशासनिक अधिकारी, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, ये कौन होगा? तो ये कौन होगा? तो नियम 7 के तहत इसका वर्णन है। इसमें कुल नियम है, कितने नियम है? 31 नियम है। कितने नियम है? 31। तो 31 नियम के अंदर नियम नंबर कौन से में वर्णन है? 7 में। यह नियम 6 में निर्धारित शास्ति दे सकता है। मतलब जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी होती है ये तो रूल 7 में है, लेकिन रूल 6 में क्या है? दंड देना, पेनल्टी, शास्ति बोलते हैं इसे। तो शास्ति, मेजर पेनल्टी, माइनर पेनल्टी, बड़ी शास्ति, छोटी शास्ति, ये दंड कौन दे सकता है उनके तहत? जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी होगी वो। अपॉइंटिंग अथॉरिटी ये सारे काम कर सकता है, लेकिन डिसिप्लिनरी अथॉरिटी आपको दंड दे सकती है। अब देखिए आगे, ये क्या नहीं कर सकता? डिसिप्लिनरी अथॉरिटी वो काम नहीं कर सकता जो सारे के सारे अभी अपॉइंटिंग अथॉरिटी ने किए थे। ये आपको डिसिप्लिन में लाने का काम है। जैसे स्कूल में आप चले गए मान लो, और स्कूल में आपको एडमिशन लिया मान लो प्रिंसिपल ने, तो प्रिंसिपल आपको क्या कर सकता है? स्कूल से निकाल सकता है, वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी हो गया, एडमिशन लेने वाला और निकालने वाला। लेकिन टीचर क्या कर सकता है? स्कूल से थोड़ी निकाल देगा, आपको डिसिप्लिन में पिटाई कर सकता है, आपकी आपको डांट सकता है, समझा सकता है, ये सारे काम। तो ये डिसिप्लिनरी अथॉरिटी हो गया, वो निकाल नहीं सकता। फिर वो निकालने के लिए किसके पास जाएगा? प्रिंसिपल के पास, कि साहब इसको निकालो, ये गड़बड़ कर रहा है बच्चा। तो इसीलिए ये डिसिप्लिनरी अथॉरिटी निकालने के लिए किसके पास जाएगा? अपॉइंटिंग अथॉरिटी के पास जाएगा। एक होता है जांच अधिकारी। सबसे पहले हम ये जान रहे हैं कि ये कौन कौन लोग होते हैं। एक होता है जांच अधिकारी, SF7 से नियुक्त होता है। अब सर ये SF क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म। कुछ फॉर्म है जिनके तहत कार्रवाई की जाती है। कौन से नियम के तहत? नियम 6 के तहत, क्योंकि पेनल्टी उसी में है। तो नियम 6 के तहत कुछ फॉर्म है। कितने फॉर्म है अभी बात करेंगे। तो उनके तहत की गई कार्रवाई, तो उस कार्रवाई के बारे में। तो जांच अधिकारी SF7 फॉर्म से नियुक्त होता है। अनुशासनिक अधिकारी स्वयं भी हो सकता है, खुद भी जांच कर सकता है, और अन्य अधिकारी को नियुक्त भी कर सकता है। बोलो क्लियर? लेकिन ये जो जांच अधिकारी होगा ना, ये जो आरोपित कर्मचारी है या आरोपित अधिकारी है उससे वरिष्ठ होगा हमेशा। उससे क्या होगा? वरिष्ठ। उसके लेवल का नहीं होगा, वरिष्ठ अधिकारी होगा। ठीक है। प्रस्तुति अधिकारी, प्रेजेंटिंग ऑफिसर। देखो नाम से पता लग रहा है किसी चीज को प्रेजेंट करना। ये SF8 स्टैंडर्ड फॉर्म 8 है इसके लिए, मतलब कुछ फॉर्म है नियमों के अकॉर्डिंग। तो फॉर्म नंबर 7 से तो जांच अधिकारी नियुक्त होगा, और फॉर्म नंबर 8 जारी कर दिया तो प्रेजेंटिंग ऑफिसर। ये जांच नहीं कर सकता, ये केवल आपकी बातें रखेगा सामने। और लगभग ऐसा कौन से मामलों में होता है? विजिलेंस के मामलों में। विजिलेंस को कौन डील करता है? CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। कब स्थापना हुई? 1964 में। संवैधानिक दर्जा कब हुआ? तो एक्ट 2003 में आया और पास 2004 में हुआ। ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं CVC। अब देखिए, अब आपको दंड कैसा कैसा दिया जा सकता है एक बार। तो एक चेतावनी के बारे में क्वेश्चन आता है, तो वार्निंग, ये दंड नहीं है। अगर कभी कई बार बहुत बार ऑप्शन में ऐसा आएगा कि चेतावनी, तो ये दंड नहीं है, ये दंड नहीं है, ये कर्मचारी में सुधार है। तो एक प्रशासनिक प्रक्रिया है, वार्निंग दी जा सकती है। 2 प्रकार की वार्निंग होती है, एक तो सीधी वार्निंग दे देना और एक रिकॉर्डेड वार्निंग देना। तो कोई भी कर्मचारी किसी भी डिपार्टमेंट को ज्वाइन करता है तो उसकी सर्विस बुक, सर्विस शीट बनती है, SR बोलते हैं इसे, सर्विस रिकॉर्ड।
और उसके सर्विस रिकॉर्ड के अंदर अगर दर्ज कर दिया उस चीज को कि एक रिकॉर्डेड वार्निंग दी हुई है, तो रिकॉर्डेड वार्निंग हमेशा दर्ज होगी और नॉर्मल वार्निंग दर्ज नहीं होगी। ठीक है, उसमें सुधार के लिए की जाती है ताकि वार्निंग से आदमी सुधर जाए। अब देखो ये आ गए वो स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक फॉर्म। नियम 6 के तहत जो कार्रवाई की जाती है उसके सारे फॉर्म है। अगर कोई कर्मचारी कोई गलती करता है तो सजा का तो हकदार है, और अगर वो सजा का हकदार है तो सजा कौन कौन से फॉर्म के तहत क्या क्या किया जाएगा इसके लिए फॉर्म है। ऐसे थोड़ी कि कोई भी फॉर्म उठाया लिख दिया कि हाँ तुमने ये सजा की है, तो पहले से ही प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म है। तो इसके अंदर स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 1 आता है, इसके तहत आप क्या कर सकते हो, निलंबन में रख सकते हो। अब देखो जो 31 नियम बताए थे मैंने इस अनुशासन और अपील नियम के 31 नियम, उनमें नियम 4 और 5 के अंदर निलंबन की बात की है। 4 में निलंबन कौन कर सकता है और 5 में निलंबन की प्रक्रिया का उल्लेख है। तो इसलिए स्टैंडर्ड फॉर्म यहां पर एक ये निलंबन के बारे में है। उसके बाद में SF2 जो है ये माना गया निलंबन, डीम्ड सस्पेंशन। सर ये माना गया निलंबन समझ में नहीं आया। निलंबन तो समझ में आ गया कि किसी ने गलती की, सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड भी कोई दंड नहीं है, ध्यान रखना, सस्पेंशन दंड नहीं है। क्यों नहीं है सस्पेंशन दंड? क्योंकि सस्पेंड तो एक प्रक्रिया है केवल कि जांच कर ले, दंड तो बाद में मिलेगा। अगर गलती है तो मिलेगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। तो सर ये डीम्ड सस्पेंशन क्या है फिर? ये वो सस्पेंशन अगर आप किसी भी मामले में 48 घंटे से ज्यादा पुलिस की हिरासत में रह गई, अगर कोई भी मामला, कोई भी आपराधिक मामला या कैसा भी मैटर हो, अगर आप 48 घंटे से ज्यादा अगर आप पुलिस की हिरासत में रह गए, इसका मतलब सबता ही मान लिया जाएगा कि आप क्या हो, सस्पेंड। इसके लिए कौन सा फॉर्म जारी होगा? 2 नंबर, 1 नंबर नॉर्मल सस्पेंशन और 2 नंबर माना गया सस्पेंशन। अब देखिए SF3 क्या है? SF3 जब आदमी सस्पेंड होगा तो उसके वेतन भत्तों का क्या होगा फिर? वो तो और कहीं भी नहीं कमा रहा, घर कैसे चलेगा? उसका खर्चा चाहिए उसको, अगर उसकी गलती नहीं पाएगी, क्योंकि ये दंड तो है नहीं, ये तो जांच के दौरान उसको केवल दूर रखा गया है थोड़ा सा। और अगर वो जांच मान लो ऐसी आ गई कि उसकी गलती नहीं है, तो फिर आपने तो उसका हुक्का पानी बंद कर दिया। तो इसलिए SF3 ये फॉर्म है कि निलंबन के दौरान निर्वाह भत्ते के लिए आवेदन, निर्वाह भत्ते के लिए आवेदन, और ये 50% मिलता है, मतलब सैलरी का आधा मिलता है। 50% सैलरी मिलेगी आपको सस्पेंशन के दौरान। और अगर 90 दिन से ज्यादा सस्पेंशन बढ़ जाता है, आपको लगता है कि सस्पेंशन में और रखने की जरूरत है, तो इसको कर्म अधिकारी बढ़ा के और 75% तक कर सकता है, 3/4 सैलरी भी दे सकता है। SF4 क्या है? तो अगर आपने सस्पेंड किया है तो उसको हटाओगे भी। देखो सस्पेंड 90 दिनों तक, एक स्पेल में 90 दिन तक कर सकते हो, फिर जरूरत पड़ती है तो आगे भी बढ़ा सकते हो। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि एक बार में सस्पेंड कितने दिन के लिए कर सकते हो, तो मैक्सिमम 90 दिन के लिए, फिर और जरूरत पड़ती है तो 6 महीने के लिए कर दो, टोटल कुल मिला के 180 दिन कर दो। और लगभग अगर किसी कर्मचारी ने रिश्वत ली है और फिर पकड़ा जाता है तो उसका निलंबन 6 महीने के लगभग, मैक्सिमम 6 महीने होता है अगर आपने रिश्वत ली है तो। ये थोड़ा सा फर्क है। नॉर्मल सस्पेंशन 3 महीने, 3 महीने के अंदर अंदर कार्रवाई करनी पड़ेगी आपको। जो जांच करनी है, जो भी कराना है, जांच अधिकारी नियुक्त करना है, जांच पर कार्रवाई करनी है, जो भी करना है 3 महीने के अंदर करो। और अगर रिश्वत ली है तो 6 महीने के अंदर, स्पेशल केस है तो भी 6 महीने के अंदर। तो कुल मिला के ये है। तो अगर आपने सस्पेंड किया तो उसको वापस लोगे, वापस लेने के लिए SF4 काम में लेनी पड़ेगी। ये फॉर्म होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, निलंबन से बहाली, रिवोकेशन। SF5 मेजर पेनल्टी देने के लिए, इसके साथ 4 फॉर्म होते हैं और इसको 150 दिन में पूरा करना पड़ता है। तो अगर आप SF5 दे रहे हो किसी आदमी को तो बड़ी शास्ति, मेजर पेनल्टी। अब सर बड़ी शास्ति क्या है? जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी के पास पूरी पावर थी वो बड़ी शास्तियां हैं सारी। कंपलसरी रिटायरमेंट देना, किसी को रिमूव करना सेवा से, और किसी को डिसमिस करना, या फिर किसी का डिमोशन करना, पद से नीचे ले आना, ये सारी ही आपकी बड़ी शास्तियां हैं। तो SF5 के लिए ये वाला 4 फॉर्म देने पड़ेंगे। कोई भी अगर किसी के ऊपर भी कोई चार्ज लगा रहे हो ना आप, तो उसको 10 दिन का टाइम दोगे अपना अभ्यावेदन देने के लिए, जवाब देने के लिए कि उसकी गलती है या नहीं है। उसके बाद काम करोगे आप अपना। SF6 क्या है? दस्तावेजों के निरीक्षण की अनुमति नहीं है। कल को मान लो दस्तावेजों से छेड़खानी कर रहा हो जो कर्मचारी है, वो सर्विंग एम्प्लॉय, तो फिर SF5 उसको दे सकते हैं कि छेड़खानी नहीं करनी है। SF6 दे सकते हैं, ठीक है। SF7 अभी पढ़ा था हमने, जांच अधिकारी की नियुक्ति। उसके अलावा SF8 प्रेजेंटिंग ऑफिसर, विजिलेंस मामलों में इसकी नियुक्ति। SF9 अब हटा दिया गया, 9 ABC थे 1972 में, 1972 में हटा दिया। ऐसा पूछ सकता है कब हटाया या कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म हटाया।
SF10 संयुक्त आदेश में कार्रवाई। संयुक्त आदेश मतलब जैसे मान लो कहीं पर 2-3 ब्रांच है या एक से ज्यादा लोग किसी अपराध में लीन है या कोई गलती हुई है उनसे, तो एक साथ कार्रवाई करनी है, ऐसा थोड़ी उसके लिए अलग करेंगे, उसके लिए अलग, उसके लिए अलग। तो संयुक्त आदेश में कार्रवाई, और उसके लिए जांच अधिकारी 10A में है और जो प्रेजेंटिंग ऑफिसर है ये 10B में है। उसके अलावा छोटी शास्ति हेतु आरोप पत्र SF11। रेलवे में 2 ही मेन चार्जशीट है, SF5 और SF11। SF11 का मतलब छोटा दंड मिलेगा और SF5 यानी आपने बड़ा आरोप है आपके ऊपर, बड़ा दंड मिलेगा। बड़ा दंड मैंने बता दिया क्या क्या होता है। तो सर छोटा दंड क्या मिल सकता है? आपकी निंदा की जा सकती है, यह दंड है निंदा, एक ध्यान रखना, परिनिंदा, तो ये दंड है, सेंश्योर। उसके अलावा और क्या हो सकता है? आपके पास PTO रोके जा सकते हैं, आपका इंक्रीमेंट रोका जा सकता है, कुछ समय के लिए आपकी पदोन्नति रोकी जा सकती है। इस प्रकार की ये सारी कार्रवाई SF11 में आती है। 11B में क्या है? जांच अधिकारी। और 11C में ये इंपोर्टेंट हो जाता है, कई बार अधिकारी ये सोचता है कि SF5 तो जारी कर दी उसने कि मेजर पेनल्टी दूंगा, लेकिन फिर सोचता है कि चलो ठीक है माइनर पेनल्टी, इतना बड़ा अपराध नहीं है, तो अपने विवेक के हिसाब से SF11 दे देते हैं। तो अगर बड़ी शास्ति में छोटी शास्ति देनी हो, SF5 में SF11 देनी हो, तो 11C का उपयोग करेंगे। SF12 क्या है? D&AR नियम 14A के तहत कार्रवाई। अब 14A क्या है? तो 14 सेवानिवृत्त कर्मचारी के ऊपर कार्रवाई। तो SF12 ये कहता है कि सेवानिवृत्त कर्मचारी पर क्या नियम के अकॉर्डिंग कार्रवाई होगी। SF13 सेवानिवृत्त कर्मचारी के विरुद्ध राष्ट्रपति से अनुमोदन लेना पड़ेगा। जैसे मान लो कोई कर्मचारी है, उस पर कोई जांच चल रही है, अब बीच में उसका रिटायरमेंट आ गया, और रिटायरमेंट आने के बाद में मान लो उस पर आरोप साबित हो गए और वो रिटायर भी हो गया। अब क्या करेंगे? अब सबसे पहले तो राष्ट्रपति से अनुमोदन लेंगे और उसके बाद में उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे। ठीक है। SF14 सेवानिवृत्त कर्मचारी पर D&R कार्रवाई, ये 12 नियम 12 के तहत होगी ये कार्रवाई। 13 में क्या करेंगे? राष्ट्रपति से पूछेंगे। अब देखो शास्ति के विरुद्ध अपील, अगर मान लो आपको कोई चार्जशीट दे दी कि आपको SF5 दी है, अब आप अपील करना चाहो तो कर सकते हो, आपको ये दंड दिया गया है, तो अगर ऐसे चार्जशीट दे दी तो आप 45 डेज के अंदर अपील कर सकते हो, 45 दिन के अंदर। किसको? हायर अथॉरिटी को, सुपीरियर अथॉरिटी को। अब D&AR नियम 14 क्या है? नियम 14 के तहत जो कार्रवाई थी वो 12 में थी, तो D&R नियम 14 में ये कहा गया है इन कंडीशन में जांच नहीं होगी। अभी हम जांच करवा रहे थे, जांच कराना जरूरी भी है, ये बाकायदा D&R रूल्स में लिखा हुआ है कि कोई भी अधिकारी तब तक किसी को सजा नहीं देगा जब तक कंफर्म ना हो जाए कि वास्तव में इसने अपराध किया है। और अपराध का पता कैसे लगेगा? निष्पक्ष होकर जांच होगी और जांच अधिकारी किसी और को ना देगा, चाहे कैसा भी होगा। अगर जांच अधिकारी से किसी को दिक्कत है तो जांच अधिकारी बदल देगा। इस प्रकार के प्रावधान भी है। तो इन कंडीशन में जांच नहीं होगी। किन में जांच नहीं होगी? तो रेल सेवक ने ऐसा कोई काम किया हो जहां न्यायालय ने उसे दंडित कर दिया हो, न्यायालय ने बाहर पहले ही दंडित कर दिया, अब जांच क्या कराएंगे भाई? अब जांच क्या कराएंगे? उसके ऊपर तो आपको पर एक्शन लेना पड़ेगा। न्यायालय ने चेक कर लिया कि आप गलत हो इसलिए तो दंड दिया है। इसलिए डिसिप्लिनरी अथॉरिटी संतुष्ट होगी, जांच की जरूरत नहीं है, संतुष्ट है कि जांच की जरूरत नहीं है, आंखों देख लिया काम, या ऐसा काम है जो सीधा प्रूव हो रहा है, तो इसका मतलब जांच नहीं करानी। और तीसरा, राष्ट्रपति द्वारा जांच के लिए मना कर दिया गया हो, राष्ट्रपति ने मना कर दिया कि नहीं करानी जांच, तो भी इन उपरोक्त में SF12 के तहत कार्रवाई की जाती है। SF12 के तहत सेवानिवृत्त वाली तो 13 में अनुमोदन और सेवानिवृत्ति के लिए किसमें करना है? 14 में कार्रवाई, D&R कार्रवाई। ठीक है। लेकिन 14 में और क्या क्या चीजें लिखी हुई है वो भी बात हो रही है। अब देखो SF11 छोटी शास्ति, अलग से देख लेते हैं कि छोटी शास्ति में क्या क्या होता है। देखो SF11 में परिनिंदा, सेंश्योर, कार्यविधि नियम 11 में है, नियत अवधि के लिए पदोन्नति पर रोक लगाना, असावधानी, नियमों की पालना नहीं करने पर सरकार को ये आर्थिक नुकसान की वसूली, भाई जो नुकसान हुआ है वो आपकी सैलरी से भरो, पास PTO पर रोक लगाई जा सकती है, 3 साल के लिए वेतन कम किया जा सकता है, वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक लगाई जा, इंक्रीमेंट रोका जा सकता है, कार्यवाही फॉर्म मिलने के 10 दिन में शुरू, 10 दिन में आप आवेदन दे सकता है, उसके बाद शुरू कर दो, और 31 डेज में पूरी करनी पड़ेगी। तो जो SF11 है, जो छोटी शास्ति है, उसको तो 31 दिन में पूरा करना पड़ेगा, वरना तो अधिकारी लेके बैठे रहेंगे। तो टाइम लिमिट भी तय कर दी, ये भी अच्छी बात है। और जो बड़ी शास्ति है उसके लिए आप 150 दिन ले सकते हैं, 150 दिन में जांच वगैरह करा के और फिर उस पर आरोप साबित होते हैं तो उसको दंड दे सकते हो। बड़ी शास्ति SF5 प्रतिवेदन 10 दिन में, दोनों में ही 10-10 दिन का प्रतिवेदन होता है, लिख के दे दो कि जवाब क्या है तुम्हारा। कार्यवाही 150 दिन में कुल 4 फॉर्म साथ में देने पड़ेंगे,
अगले को बताना भी तो पड़ेगा तुम्हारे खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है इसलिए SF5 जारी की है। नियत अवधि के लिए वेतनमान निम्न स्तर पर करना, फिक्स टाइम के लिए एकदम निम्न स्तर पर नीचे से नीचा वेतनमान कर देना। पदोन्नति रोकना, वरीयता क्रम ज्यादा। इसके अलावा अनिवार्य सेवानिवृत्ति, पेंशन दी जाएगी। सेवा से हटाना, रिमूव्ड, पेंशन 1/3 या 2/3 इन पर डिपेंड करता है। और अन्य जगह पर सरकारी सेवा कर सकता है अगर रिमूव किया गया है तो। लेकिन डिसमिस का नाम सुना होगा आपने कई बार, डिसमिस में पेंशन भी नहीं मिलेगी, पारिवारिक पेंशन मिल सकती है और अन्य गवर्नमेंट जॉब भी नहीं कर सकता। SF5 के साथ 4 फॉर्म है। एक तो चारों फॉर्म कौन से, आर्टिकल ऑफ चार्जेज, क्या क्या चार्जेज आप पर लगे हैं, आपने ये किया है वो बताना पड़ेगा अगले को। 2 नंबर डिटेल ऑफ चार्जेज, डिटेल में बताना पड़ेगा चार्जेज वो बताओ, डिटेल में बताओ कि ये लिस्ट ऑफ चार्जेस और लिस्ट ऑफ गवर्नमेंट विटनेस। गवर्नमेंट विटनेस कौन कौन है, गवाही कौन कौन है, विटनेस की भी बात होगी। SF5 की कार्यविधि नियम 9 में है और SF11 की नियम 11 में। अनुशासन एवं अपील नियम 1/10/1968। अब नियम बात कर लेते हैं, नियम कौन कौन से। पहला नियम है संक्षिप्त नाम में लागू होने की तारीख। नियम 2 में परिभाषा। नियम 3 में विस्तार क्षेत्र। अब मैंने बोला था देखो सस्पेंशन 4 और 5 में आता है, तो 4 में कौन कौन सस्पेंशन रखने के लिए कंपिटेंट अथॉरिटी है। नियम 5 में निलंबन SF1। नियम 6 में शास्तियां SF11 और SF5। नियम 7 में डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। नियम 7 में अनुशासनिक अधिकारी कौन होगा। नियम 8 में अनुशासनिक अधिकारी कार्रवाई प्रारंभ करने का प्राधिकारी। नियम 9 के अंदर बड़ी शास्ति लागू करने की कार्यविधि, जांच अधिकारी, ये सारी। नियम 10 में जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई। रूल 11 में है छोटी शास्ति SF11 लागू करने की। 11C में है बड़ी शास्ति में छोटी शास्ति देना, बात की थी ना अपन ने SF11C में। नियम 12 में आदेशों की सूचना देना, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है। रूल नंबर 12 आदेशों की सूचना देना। नियम 13 में है सामूहिक जांच, इसके लिए SF10 जारी करते हैं। नियम 14 में SF12, 13, 14 विशेष परिस्थितियों में विशेष कार्यवाही, इसमें 12, 13, 14 लागू नहीं होंगे। नियम 15 में रेलवे से अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति पर। नियम 16 में रेलवे से अन्य राज्य सरकार या केंद्र सरकार कहीं भी जाने पर दूसरी जगह। नियम 17 में ऐसे आदेश जिनके विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती, ध्यान रखना। 17 खतरा, 17 खतरा, 17 खतरा, तो अपील नहीं की, अपील भी नहीं कर सकता आदमी। कुल 31 नियम है। 18 में अपील की जा सकती है, वो वाली चीजें हैं। 19 में अपीलिएट अथॉरिटी कौन होगा, अपील किसके पास करी जाएगी, तो इस प्रकार के नियम है। तो कुल 31 नियम है, 7 भागों में है। तो कुल 31 नियम 7 भागों में। भाग 1 में सामान्य नियम 1 से 3 वाली बात। भाग 2 में निलंबन 4 और 5। भाग 3 में दंड और डिसिप्लिनरी अथॉरिटी 6 से 8। भाग 4 में दंड की प्रक्रिया 9 से 16। भाग 5 में अपील 17 से 24। भाग 6 में 6 भी इंपॉर्टेंट है, पुनरीक्षण और समीक्षा, रिव्यू करने की अथॉरिटी है 25 और 25A में, यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। भाग 7 के अंदर विविध, जिसमें 26 से 31 और भी कई प्रकार की। तो अगला टॉपिक हमारा रेल सेवा आचरण नियम रहेगा। आज की क्लास में हम यही बात करते हैं, यहीं तक। आज हमने इस क्लास में एक तो जितने भी अग्रिम या जितने भी लोन वगैरह मिलते हैं उनकी बात की। मोटरसाइकिल, स्कूटर हो गया, उसके अलावा गृह निर्माण हो गया, पर्सनल कंप्यूटर के लिए हो गया, 5 बार ले सकते हैं आप, और गृह निर्माण, गृह विस्तार के लिए भी ले सकते हैं आप, और भी कई प्रकार के जो अग्रिम आप गाड़ी के लिए ले सकते हैं। तो इस प्रकार का पैसा आप गवर्नमेंट से ले सकते हैं। उसके अलावा और हमने क्या पढ़ा, 1/10/1968 को लागू D&R रूल्स, जिसमें 31 नियम और उसके स्टैंडर्ड फॉर्म्स, जितने भी स्टैंडर्ड फॉर्म्स थे उनकी बात कर ली हमने। अपील की बात कर ली, मेजर पेनल्टी, माइनर पेनल्टी, और दंड कैसे दिया जा सकता है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन होगा, और डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कौन होगा, और जो जांच अधिकारी इंक्वायरी ऑफिसर कौन होगा, उसके लिए फॉर्म कौन सा होगा, प्रेजेंटिंग ऑफिसर कौन होगा, उसके लिए फॉर्म कौन सा होगा। और अपन ने बात की है ये भाग है, इनमें इनको कंट्रोल कर रखा है। कुल 31 नियम है 7 भागों में। तो इस प्रकार से हमने ये सारी चर्चा की। तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत बेहतरीन तरीके से हमने ये कवर किया है, इसको आप शानदार तरीके से पढ़िए। हम कोशिश कर रहे हैं कि आप तक एक एक छोटी से छोटी, बारीक से बारीक चीज पहुंचे। अगर आप इन चीजों को देखकर चले जाते हैं तो किसी भी प्रकार का यहाँ से क्वेश्चन अगर उठ के आता है तो मैं कह रहा हूँ कि आपका सवाल गलत नहीं होगा।
और अगर आपको जानकारी भी लेनी है तो हम मूलभूत जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि वास्तव में क्या मंशा रेलवे विभाग या रेलवे बोर्ड की रही होगी कि ये लागू क्यों किया गया, क्योंकि डिसिप्लिन बहुत जरूरी है सर्विस के अंदर। तो आज की इस क्लास में दोस्तों हम यहीं तक करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।